The London Top Show is sponsored by Khata Book in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप शो। आज के शो में हम छात्रों की बात करेंगे। सीबीएसई परीक्षा के बहाने सीबीएसई परीक्षा को लेकर पूरा बवाल क्या है, राज्यों ने क्या सुझाव दिए, स्टूडेंट्स हमसे क्या चाहते हैं और क्या आदर्श तरीका होना चाहिए परीक्षा संचालित करने का इस महामारी के दौरान, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को दुरुस्त रखा जा सके, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मेहुल चौकसी और हिरासत में लिए गए पहलवान सुशील कुमार पर। लेकिन सबसे पहले दिन के वीडियो पर बात करेंगे। जी, आपने सही सुना, आज दिन की वीडियो में हम आपको वीडियो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो बहुत भयावह है, इतना कि हम उसे देखते हुए असहज हो गए। वीडियो में 4 आदमी और एक औरत मिलकर एक लड़की के साथ बर्बर व्यवहार करते दिख रहे हैं। जबरन उसके कपड़े उतारते हैं, सर पर पांव रखते हैं, चिल्ला न सके इसलिए मुंह पर कपड़ा ठूंसते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट में शरीर के अंग और शराब की बोतल डाली जाती है। इस पूरी घटना का इस समय वीडियो भी बनाया जा रहा था जब ये सब हो रहा था। लड़की रो रही है, चिल्ला रही है, पीड़िता को घटिया से घटिया गालियां दी जा रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो असम पुलिस ने लोगों से वीडियो में दिख रहे लोगों के बारे में सूचना मांगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, क्योंकि साफ समझ में आ रहा था कि जो पीड़िता है वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके से हो सकती है। मंगोलियन फीचर्स की वजह से ऐसा लग रहा था। हालांकि शुरू में ये पता नहीं चला था कि पीड़ित लड़की कौन है और घटना कहाँ की है। कहा गया कि लड़की नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य की हो सकती है। इस बीच बेंगलुरु पुलिस ने वीडियो में दिख रहे चेहरों की तस्वीरें निकलवाई, तलाश शुरू की तो आरोपियों का पता चला। इस बारे में बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमलकांत ने ट्विटर पर जानकारी दी। कहा कि वीडियो और शुरुआती जांच के आधार पर हमने 6 लोगों के खिलाफ रेप और असॉल्ट का मामला दर्ज किया है। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। एक पुलिस की टीम को पास के राज्य में भी भेजा गया है ताकि पीड़ित को खोजा जा सके। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी एक ग्रुप के सदस्य हैं और माना जाता है कि सभी बांग्लादेशी हैं। पीड़ित महिला भी बांग्लादेशी है। उसे मानव तस्करी करके भारत लाया गया था और पैसों के विवाद में उसके साथ बर्बरता की गई। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस 28 मई की सुबह आरोपियों की मौका वारदात पर जांच पड़ताल के लिए ले गई आरोपियों को, और इस दौरान 2 आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश भी की। पुलिस का दावा है कि 2 आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और भागने की कोशिश की। उन्हें रोकने के लिए इन आरोपियों के पैर में गोली मारी गई। इन दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि मैंने इस केस के बारे में सुना है, हम सख्त एक्शन ले रहे हैं। ऐसे अमानवीय अपराध के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ा दंड मिलेगा। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। CoinSwitch Kuber डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। दिन के वीडियो के बाद अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी में कोरोना से जुड़े सरकारी आंकड़े। बीते 24 घंटे में देश भर से कुल 1,86,364 नए मामले सामने आए, जबकि 3,660 लोगों की मौत हुई और इस दौरान 2,59,459 लोग ठीक भी हुए। दूसरी सुर्खी पत्रकारों से जुड़ी है। आम जन तक सूचना पहुंचाने का काम करने वाले कई पत्रकारों का कोरोना काल में निधन हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने इनमें से 67 पत्रकारों के परिवार को आर्थिक मदद देने का फैसला किया। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि साल 2020-21 में कोरोना के कारण जिन पत्रकारों की मौत हुई उनके बारे में जानकारी जुटाई गई है और अब उनके परिवार को सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। तीसरी सुर्खी दिल्ली से। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन को धीमे धीमे खोला जाएगा। आज फैसला लिया गया कि सोमवार से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। अगले 1 हफ्ते के लिए दोनों सेक्टर खुले रहेंगे। केजरीवाल ने कोरोना संबंधी एहतियात बरतने की अपील की और कहा कि जब सभी लोग नियम का पालन करेंगे तभी सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो पाएंगी। चौथी सुर्खी बंगाल से। नारद स्टिंग मामले में गिरफ्तार 4 नेताओं फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और शोभन चटर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत के साथ शर्तें भी रखी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि चारों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होंगे और नारद मामले में लंबित मुकदमे पर कोई बयान नहीं देंगे। कोर्ट ने चारों नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी मना किया है। 5वीं सुर्खी में वैक्सीनेशन पर कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए। कहा कि वैक्सीन ही कोरोना को रोक सकती है, वैक्सीन नीति में बदलाव की जरूरत है। अमेरिका और ब्राजील जैसे देश वैक्सीनेशन के मामले में हमसे आगे हैं। राहुल ये भी बोले कि पीएम की नौटंकी ही कोरोना की दूसरी लहर का कारण बनी। फिर जवाब में सामने आए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, बोले कि हमारा वैक्सीनेशन अभियान दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। भारत इस वक्त वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। राहुल गांधी को अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहिए कि वो वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहे। छठवीं सुर्खी चक्रवाती तूफान यास से जुड़ी है। इस तूफान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल को बुरी तरह प्रभावित किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री पहले ओडिशा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बालासोर और भद्रक का हवाई सर्वे किया और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक ने राज्य के लिए राहत पैकेज के बजाय राज्य को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए दीर्घकालिक उपाय की मांग की। बैठक के बाद ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि देश में कोविड-19 महामारी चरम पर है। ऐसे में हम केंद्र पर अतिरिक्त बोझ डालते हुए तत्काल आर्थिक मदद की मांग नहीं रख रहे। हम संकट से निपटने के लिए अपने संसाधनों से इसका प्रबंधन करेंगे। हमने ओडिशा को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए दीर्घकालिक उपायों की मदद मांगी है, क्योंकि हम हर साल इस तरह के जलवायु खतरे का सामना करते हैं। हमने आपदा प्रतिरोधी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और तटीय तूफानों से सुरक्षा के लिए ओडिशा की मांग को मीटिंग में हाईलाइट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे और यहां भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ बैठक की। ममता बनर्जी बैठक में करीब आधे घंटे की देरी से पहुंची। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को भी मीटिंग के लिए न्योते से मुख्यमंत्री नाराज थी। समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें 500 करोड़ रुपए ओडिशा और 500 करोड़ रुपए झारखंड और पश्चिम बंगाल को दिए जाएंगे। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में हम बात करेंगे सीबीएसई परीक्षाओं की। कोविड की दूसरी लहर के बीच सीबीएसई 12वीं के बोर्ड एग्जाम पर असमंजस की स्थिति में है। एक ओर जहां केंद्र और कई राज्य सरकारें परीक्षा कराने के विकल्प पर विचार कर रही हैं, वहीं कुछ अन्य राज्य और स्टूडेंट्स परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शुक्रवार 28 मई को सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। स्टूडेंट्स की ओर से यह याचिका वकील ममता शर्मा ने लगाई है। हालांकि जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने सुनवाई टाल दी। अब इस मामले में सोमवार 31 मई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की वकील ममता शर्मा ने केंद्र सरकार, सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE से 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि मौजूदा हालात के कारण परीक्षा स्थगित होने से नतीजे आने में देरी हो सकती है। इसका असर आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा। इसके अलावा कोरोना के बीच लाखों बच्चों का परीक्षा में शामिल होना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में इन परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। साथ ही सीबीएसई और CISCE को तय समय में ऑब्जेक्टिव मेथड के आधार पर 12वीं का रिजल्ट जारी करना चाहिए। वहीं 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने CGI NV रमन्ना को परीक्षा के फिजिकल आयोजन के प्रस्ताव को रद्द करने और वैकल्पिक मूल्यांकन योजना तय करने के लिए पत्र भी लिखा। दूसरी ओर 12वीं के बाद विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों ने भी सीबीएसई को पत्र लिखकर एग्जाम कैंसिल करने की मांग की। इन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मौजूदा परिस्थिति में जुलाई-अगस्त 2021 की शुरुआत से पहले आधिकारिक पासिंग सर्टिफिकेट मिलना संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त छात्रों को एक शैक्षणिक वर्ष का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उड़ान रद्द करने, वीज़ा शुल्क और अन्य खर्चों का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है इन सारे खतों किताबत मुकदमेबाजी के बीच कि इस पूरे मसले पर राज्य क्या चाहते हैं। उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं, वो भी जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव मांगे थे। 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से 29 बोर्ड परीक्षा कराए जाने के पक्ष में है। 23 मई को हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीबीएसई क्लास 12वीं एग्जाम में इस बार सिर्फ प्रमुख विषयों की परीक्षा कराए जाने संबंधी 2 प्रस्ताव भी रखे गए थे। सीबीएसई वर्तमान में 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को 174 विषय ऑफर करता है, जिसमें से वो 20 विषयों को प्रमुख मानता है। कौन से विषय हैं ये? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। सीबीएसई के विद्यार्थियों को कम से कम 5 विषय और अधिक से अधिक 6 चुनने होते हैं। आमतौर पर इनमें से 4 विषय प्रमुख होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि राज्यों के बातचीत के दौरान जो एक उच्च स्तरीय बैठक हुई उसमें कौन से 2 प्रस्ताव दिए गए। पहला ये था कि सिर्फ प्रमुख विषयों की परीक्षा निर्धारित सेंटर पर कराई जाए। इन परीक्षाओं के नंबर्स को आधार बनाकर अन्य विषयों में भी नंबर दे दिए जाएं। इस विकल्प के तहत परीक्षा करवाने के लिए प्री एग्जाम के लिए 1 महीना, एग्जाम और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए 2 महीना और कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 45 दिनों का समय चाहिए। यानी इस विकल्प को तभी अपनाया जा सकता है जब सीबीएसई बोर्ड के पास
3 महीने की विंडो। और दूसरा विकल्प, इसमें सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम के लिए 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय निर्धारित करने का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछने की सलाह दी गई। इस तरह 45 दिन में एग्जाम कराए जा सकते हैं। इसमें कहा गया कि 12वीं के बच्चों के मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा उनके ही स्कूल में ले ली जाए। रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई ने 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने और रिजल्ट सितंबर में घोषित करने का प्रस्ताव भी रखा है। अब आपको राज्यवार बताते हैं किस तरह की बातें आई हैं। पहले जानिए कि वो कौन से राज्य हैं जिन्होंने कहा कि 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का पेपर हो। इन राज्यों के नाम हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि मौजूदा फॉर्मेट में परीक्षा करवाई जाए। ये राज्य हैं राजस्थान, त्रिपुरा और तेलंगाना। इसके अलावा पंजाब, झारखंड, सिक्किम, दमन और दीव ने कहा कि वे वैक्सीनेशन के बाद ही परीक्षा आयोजित करवाएंगे। केरल और असम ने भी अपने फीडबैक में वैक्सीनेशन की बात कही। दिल्ली और महाराष्ट्र ने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगाने की बात कही। तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बहुत अधिक बदलाव न किया जाए। तो ये तो मोटा माटी बात हो गई राज्यों की। अब महीन डिटेल जानते हैं राज्यों के तर्क क्या है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। उनके हिसाब से राजस्थान शिक्षा बोर्ड की भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार योजना बना रही है। तमिलनाडु की सरकार ने प्रस्ताव दिया कि कोविड-19 की स्थिति सुधरने के बाद राज्य में परीक्षा कराई जा सकती है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोयामोझी का कहना है कि अन्य राज्यों की तरह तमिलनाडु भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करना चाहता है, क्योंकि ये छात्रों के करियर को लेकर महत्वपूर्ण है। 23 मई की बैठक के बाद महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा था कि महामारी को देखते हुए 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं कराने के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन का बच्चों पर ज़्यादा असर होने की आशंका जताई जा रही है। बच्चों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को महत्व देते हुए ही कोई फैसला लिया जाएगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मौजूदा हालात में परीक्षा के लिए ना तो बच्चे तैयार हैं, ना अभिभावक और शिक्षक। पहले बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए, उसके बाद परीक्षा ली जाए। शिक्षकों को भी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती तो परीक्षा रद्द कर दी जाए और 10वीं की तर्ज पर मूल्यांकन कर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। लेकिन एक ही पक्ष के निर्णय को सुनने से बात नहीं बनती। बात यह है कि जिन्हें एग्जाम देना है वो क्या सोचते हैं। इस साल 12वीं में पढ़ रहे ऐसे ही कुछ बच्चों से हमने बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। हमारी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति सी बनी हुई है और मेरे अनुसार अब ये कन्फ्यूज़न की स्थिति ख़त्म होनी चाहिए। एज स्टूडेंट्स हमारे मन में कई सारे सवाल हैं जिनके उत्तर हमें नहीं मिल पा रहे हैं और आज की परिस्थितियों को देखते हुए जिस गति से ये कोविड वायरस घर घर फैल रहा है, हर एज ग्रुप के लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, उसको देखते हुए मैं बोर्ड की परीक्षाएं नॉर्मल तरह से कंडक्ट कराने के हित में तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मेरे अनुसार बोर्ड की परीक्षाएं फ़िलहाल के लिए रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्वास्थ्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होता है। और ये बात अब तक इस पैंडेमिक ने सबको समझा दी है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में नहीं पर पूरे वर्ल्ड में 1 साल से ज़्यादा विद्यालय बंद रहे हैं। पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की इस समय सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है कि सेकेंड वेव जो कि अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, 3 लाख से सिर्फ 2 लाख केसेस हुए हैं और एक थर्ड वेव आने के मेडिकल एक्सपर्ट्स द्वारा चांसेस बताए गए हैं। इस वक्त ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कराना या फिज़िकल एग्ज़ाम्स कराना ना ही फेटल है बट बहुत ही एक बच्चों को डेंजर में डालने वाला डिसीजन है। मेरे अकॉर्डिंग इंटरनल असेसमेंट या ऑल्टरनेटिव मोड्स लाइक ऑनलाइन एग्ज़ाम या किसी और तरीके को अपनाया जाए जिससे कि बच्चों को जो हेल्थ रिस्क है वो अवॉइड करा जा सके। सभी जानते हैं कि 12वीं की परीक्षा इम्पॉर्टेंट है बट इसे एक नॉर्मल साल की तरह नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है एंड जब सर्कमस्टांसेस नॉर्मल ना हो तो आपको डिसीजंस भी उस सिचुएशन को देख के लेने पड़ते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था परीक्षा में चर्चा में कि मार्क्स इन द लॉन्ग रन मैटर नहीं करते हैं, एजुकेशन करती है। तो अब वक्त आ गया है कि हम भी उस बात पे अमल करें, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, टीचर्स वैक्सीनेटेड नहीं हैं एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिकवर कर रहा है। सो आई डोंट थिंक इट इज़ वाइज कि ऐसे टाइम पे ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे स्टूडेंट्स की लाइफ को ख़तरा हो, बिकॉज मोर दैन
1 करोड़ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टुगेदर आर रिक्वेस्टिंग टू कैंसिल द एग्ज़ाम्स, और ये वाइज नहीं होगा अगर हमने ये डिसीजन लिया जाए कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स सिर्फ एग्ज़ाम्स कराने की ज़िद की वजह से कराए जाएं, क्योंकि इस वक्त हेल्थ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बारी है टीचरों की, शिक्षाविदों की। उनका इस पूरी गुत्थी पर क्या सोचना है, आइए सुनते हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सभी चिंता कर रहे हैं। इसके लिए कुछ सुझाव परिषद की तरफ से है कि किसी भी सूरत में इसका परिणाम 10वीं कक्षा के परीक्षा की तरह नहीं निकाला जाए। 10वीं कक्षा का परिणाम अधिकांशतः केवल जन्म तिथि के रूप में काम में आता है। तो इसके लिए क्या करना ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए कुछ मुख्य बातें। एक तो बच्चों को अपने ही विद्यालय में परीक्षा ली जानी चाहिए। जिस तरह टीका केंद्र चल रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, यहाँ तो बहुत कम संख्या में विद्यार्थी हैं जिन्हें परीक्षा देनी है। इसलिए सभी कोविड-19 के सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अपने ही विद्यालय में आराम से परीक्षा संपन्न की जा सकती है। विद्यार्थी को अपने कोई भी 3 मुख्य विषय और 1 भाषा चुनने का प्रोविजन हो। विद्यार्थी चुने कि अपने किन 3 मुख्य विषयों में तथा 1 भाषा में पेपर देना है। पेपर भी 1 से 1.5 घंटे के बीच का हो, बड़ा लंबा पेपर नहीं हो। पूरे विषय के छोटे छोटे प्रश्न बना करके पूछे जाएं, उन्हीं के आधार पर बच्चे का पूरा ज्ञान चेक करके और परिणाम निकाला जाए। जो भी निर्णय लें, जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर के बच्चे की परीक्षा जो बहुत ज़रूरी है, इसी के आधार पर बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती है, इसी के आधार पर बच्चा अपने को हायर एजुकेशन में लेकर के जाता है, उसका भविष्य निर्धारण करता है। उसको 1 से 1.5 महीने का समय दे करके परीक्षाएं अवश्य ली जाए, चाहे परीक्षाएं जुलाई में हो या अगस्त में। सीबीएसई ने सुनिश्चित किया कि एग्जाम कराने चाहिए, तो मैं टोटली एग्री हूँ सीबीएसई के साथ कि हाँ एग्जाम कराने चाहिए। रही बात बच्चों के स्वास्थ्य को लेके कि किसी भी तरह इन्फेक्शन उनको ना लगे, तो जो SOPs है वो डिपार्टमेंट से हम फॉलो करते हैं। जनवरी में स्कूल रीओपन हुए, विद SOP हमने बहुत अच्छा कराया। दिल्ली सरकार ने, शिक्षा विभाग ने जो तय किया हुआ था कि हाँ ये सारी गाइडलाइंस है, इनको फॉलो करेंगे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अंदर कोई भी बच्चा एक भी बार इन्फेक्टेड नहीं हुआ। तो हम लोग एक प्रॉपर प्लान है, प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें हमारी भी सेफ्टी होती है, बच्चों की भी होती है। रही बात टाइमिंग को लेके, ये डिपेंड करता है किस तरह का पैटर्न है। पैटर्न होगा तो टाइम को आगे या पीछे करने का उसमें तय किया जाता है। अगर पैटर्न आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव दे देंगे तो मुझे लगता है 1.5 घंटा भी बहुत ज्यादा होगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव से अपने आप में सारी चीज निकल के नहीं आती। जब तक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन नहीं होगा, कुछ डिस्क्रिप्टिव उसमें नहीं होगा, बच्चों को अपने व्यू नहीं आएंगे किसी एस्पेक्ट के ऊपर, तो अपने आप में मुझे लगता है बहुत ज्यादा जस्टिस नहीं हो पाएगा उनके साथ। अब आप पूछेंगे कि भैया लल्लन टॉप काहे केवल सीबीएसई के बारे में बात की, और भी तो बोर्ड है। जवाब सीधा सा है, ज़्यादातर मामलों में दूसरे राष्ट्रीय और स्टेट बोर्ड यानी राज्यों के एजुकेशनल बोर्ड परीक्षाओं का वही पैटर्न फॉलो करते हैं जैसा सीबीएसई करता है। ऐसे में सीबीएसई पर खास नज़र बनाए रखना ज़रूरी है, लेकिन स्वस्थ रहकर भी शिक्षा का विकल्प खोजा जा सकता है। कोरोना ने हर चीज़ को प्रभावित किया है, यही वजह है कि बच्चों के एग्ज़ाम टलते गए और ये नौबत आई। हालांकि ये भी सच है कि 12वीं के बाद बच्चों का करियर डिसाइड होता है, इसलिए इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। तो विकल्प क्या है? इस बारे में एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल की अनुशासन कमेटी के इंचार्ज ने आज तक से बातचीत में कहा कि ज़रूरी विषयों के एग्जाम हो। 12वीं के छात्र इतने बड़े हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एग्जाम दे सकते हैं। 1.5 घंटे का एग्जाम हो, सवाल मल्टीपल चॉइस वाले हों, इसके अलावा आंसर OMR शीट पर मार्क किया जाए, कंप्यूटराइज चेकिंग हो, पेपर 2 शिफ्ट में हो, एग्जाम बच्चों के ही स्कूल में हो। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच एग्जाम हो, जिससे बच्चों को रिवीजन का थोड़ा सा टाइम मिल जाए, तब तक सरकार वैक्सीनेशन का इंतजाम कर ले। इसके अलावा एक विकल्प ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम का भी दिया जा रहा है। ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम में ऑनलाइन कैमरे के सामने एग्जाम देना होता है। स्टूडेंट के पास किताब खोलकर उसमें से सवालों के जवाब खोजकर लिखने का विकल्प भी होता है। ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम के जरिए कई देशों ने अपने यहाँ एग्जाम कराए हैं, लेकिन इसमें 2 सबसे बड़ी समस्या है। एक तो दूर दराज के इलाकों से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनके यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं या जिनके पास लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन नहीं, वो कैसे एग्जाम देंगे, ये बड़ा सवाल है। इस भरोसे में रहना कि बच्चे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, ये भी गलत है। हमने बड़ों को और सबसे बड़े जो नेता हैं उनको भी
कोविड प्रोटोकॉल भंग करते देखा है, तो फिर बच्चे तो बच्चे हैं। अगर संस्थाएं परीक्षाओं की वैकल्पिक व्यवस्था लेकर आती हैं तो क्या दिक्कत है? जो संस्थाएं परीक्षा के तमाम संसाधनों पर खर्च कर सकती हैं, क्या वो संस्थाएं कुछ ही बच्चों को परीक्षा भर के लिए ही सही एक टैबलेट या फ़ोन मुहैया नहीं करा सकती? उस रिक्त स्थान को पूर्ति करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे संस्थानों की। ऐसे में हमें तेजी से एक विकल्प तलाशना होगा परीक्षाएं कराने का, जिंदगी को सुरक्षित रखते हुए। अब हम बात करेंगे दो भारतीय लोगों की, एक इंटरनेशनल चैंपियन ओलंपियन तो दूसरा जवाहरातों का कारोबारी। लेकिन दोनों ही इस समय गैरकानूनी हरकतों की वजह से चर्चा में है। फर्क इतना, एक गिरफ्त में है और एक गिरफ्त से बाहर। हम सुशील कुमार और मेहुल चौकसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात मेहुल चौकसी की। एक और भगोड़े नीरव मोदी के मामा हीरा व्यापारी मेहुल का केस साल 2018 में सामने आया। केस क्या था? पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ के घोटाले का। लेकिन इस घोटाले पर कोई कार्रवाई हो पाती उससे पहले ही मेहुल चौकसी भागकर एंटीगुआ चला गया, बाकायदा नागरिकता लेकर। एंटीगुआ कहाँ है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच मौजूद एक छोटा सा टापू देश। वहां से भारत लाने की कोशिश और दावे सब कुछ होते रहे, लेकिन हाथ अब तक कुछ नहीं लगा। 2 दिन पहले खबर आई कि मेहुल एंटीगुआ से भी भाग गया। हिरासत में फिर उसको लिया गया डोमिनिका नाम के देश में। अब जुगत शुरू हो गई है। सवाल है कि डोमिनिका से मेहुल चौकसी को इंडिया लाया जाएगा या एंटीगुआ ले आया जाएगा और फिर वहां से। पेच ये है कि मेहुल चौकसी एंटीगुआ का नागरिक है, इस वजह से एंटीगुआ जाने पर भी सट्टा लग रहा है। लेकिन मेहुल चौकसी को लेकर भारत सरकार अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती। सरकार से जुड़े एक सूत्र ने इंडिया टुडे को बताया कि मेहुल चौकसी एंटीगुआ में नहीं है, वो डोमिनिका का नागरिक भी नहीं है। ऐसे में उसे इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर सीधे भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है, क्योंकि वो भारत में आरोपी है और प्रत्यर्पण एक विकल्प है। वैसे अब वो अरेस्ट हो चुका है, ऐसे में अब गेंद एंटीगुआ के पाले में है। इस पर एंटीगुआ ने क्या कहा? बॉल पास कर दी डोमिनिका के पाले में। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री बारबुदा गैस्टन ब्राउन ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि हमने डोमिनिका सरकार से साफ कहा कि अवैध रूप से देश में घुसने वाले मेहुल चौकसी को हिरासत में रखें, तो चाहें तो चौकसी को भारत प्रत्यर्पित कर सकते हैं। हम भारत के लगातार संपर्क में हैं। अगर वो किसी भी कानूनी वजह से एंटीगुआ वापस आता है तो हम उसे रखेंगे और कानूनी सुरक्षा देंगे। तो गेंद आपने देखा कि बयान से डोमिनिका के पाले में गई और कानूनी पेच फंस गया। डोमिनिकन अदालत ने डोमिनिका से मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी। मेहुल के वकीलों ने आरोप लगाया कि मेहुल की हिरासत में पिटाई हुई, यानी सब कुछ तय था, सेट था, बस भारत ले आया जाना था। लेकिन अदालत का आदेश आ गया और अब कुछ दिनों तक मेहुल डोमिनिका की ही जेल में रहेगा। अब बात करते हैं पहलवान सुशील कुमार की। साल 2008 का वो समय याद करिए जब सुशील कुमार देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत आए। पूरे देश ने नाज किया। पुरस्कार, मेडल, सम्मान की लाइन, खूब नेशनल मेडल भी बटोरे, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते। फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, पद्मश्री मिला, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान सब मिला। लेकिन अब सुशील कुमार पर वो आरोप लगे कि जेल में है और वो सारा नाज, सारा गर्व जो इस देश को था एक पहलवान पर सब मिट्टी में मिल गया। पहलवान सुशील कुमार पर हत्या का आरोप है, एक दूसरे नेशनल चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का। ये सब जानकारी हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से चल रही है। आरोपों के मुताबिक सुशील कुमार और काला जठेड़ी गैंग के लोगों ने मिलकर 4 मई 2021 को छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की रॉड और छड़ों से पिटाई की। घायल सागर को अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गई। 23 साल के जूनियर नेशनल चैंपियन की मौत हुई तो सुर्खियां बनी। इसके बाद सुशील कुमार बहुत दिनों तक फरार रहा। 1 लाख का इनाम घोषित हुआ। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगी, अर्जी खारिज हुई। फरारी के दौरान कुछ सीसीटीवी कैमरों में सुशील दिखता रहा। आखिरकार 23 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के बीच सागर की हत्या में सुशील का क्या रोल था, ये साफ नहीं हो रहा था। कोई कहता कि सुशील के कहने पर बदमाशों ने सागर की पिटाई की, कोई कहता कि सुशील खुद मौके पर मौजूद था। लेकिन अब एक सीसीटीवी फुटेज की क्लिप सामने आई। इस क्लिप में सुशील कुमार साफ दिख रहा है, उसके हाथ में लाठी या रॉडनुमा कोई चीज है। रिपोर्ट्स की माने तो ये 4 और 5 मई की दरमियानी रात की फुटेज है, जब सुशील और उसके साथ ही सागर की पिटाई कर रहे थे। इन सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पहुंचती है। एक लॉ स्टूडेंट और सुशील कुमार की मां कमला देवी, वो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करती हैं कि सुशील कुमार केस में चल रही मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए। तर्क दिया गया कि सुशील ने देश के लिए मेडल बटोरे, लेकिन अब उसकी साख को तार तार किया जा रहा है। कहा गया सुशील का नाम बड़ा है, जिसका नाम बड़ा होता है मीडिया उसे कोर्ट के पहले ही अपराधी घोषित कर देती है। इस मुद्दे पर चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ, उन्होंने सुनवाई की और ये याचिका खारिज कर दी। कारण दिया कि जिस व्यक्ति का केस है कोर्ट में उसे पहुंचना चाहिए। किसी व्यक्ति के बिहाफ पर याचिका दायर करेंगे तो उसे सुनने में हमें कोई वजह समझ नहीं आती, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। अब सुशील कुमार हिरासत में है। हत्या का कारण क्या है पता चलने के लिए पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है बार बार भावुक हो जाता है, रोने लगता है। रेलवे ने सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली सरकार ने छत्रसाल में जो उसका जॉब था उसको एक्सटेंशन देने से मना कर दिया है। तो सब तरफ मुश्किलें हैं। क्रोध और हिंसा का ये परिणाम और ये हम सब के लिए एक सबक है। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही।
अपना और अपनों का ख्याल रखिए। उम्मीद है कि सोमवार को एक बार फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।